नमस्कार मित्रों, अर्पित स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। संविधान तथा मूल विधि से जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका ये 6वां भाग है। यह बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ से आपको अपना आईना देखने को मिलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलिए मित्रों, बिना समय को ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आईपीसी आधार के अंतर्गत सही सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन ए कूटकरण धारा 28। तो ये सही है कि कूटकरण की जो परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 28 में दी गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। ऑप्शन बी दस्तावेज, तो ये भी सही हो जाएगा कि जो दस्तावेज की परिभाषा दी गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 29 में दी गई है। ऑप्शन सी मूल्यवान प्रतिभूति धारा 30, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी समान आशय, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। समान आशय ना होकर के सामान्य आशय दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 खा के किस संशोधन के द्वारा दहेज मृत्यु को अंतर्निविष्ट किया गया था? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1985, बी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1986, सी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1987, डी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1988। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1986। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही भारतीय दंड संहिता में धारा 304 खा जोड़ा गया, जो दहेज मृत्यु से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे धारा ना होकर के चोट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 5 प्रकार की चोट, बी 6 प्रकार की चोटें, सी 7 प्रकार की, डी 8 प्रकार की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में 8 प्रकार की चोटों का उल्लेख है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी चोटें हैं। पहली चोट है किसी को नापुंसक बना देना या फिर उसका पुरुषत्व हरण करना, एक तरह से कहने की पुरुषत्व हरण के लिए नापुंसक बना दिए। दूसरी चोट है किसी की आँख फोड़ देना। तीसरी किसी को बहरा कर देना। चौथी किसी भी अंग या जोड़ का तोड़ ओड़ देना, चौथी चोट हो गई। पांचवी किसी भी अंग या जोड़ का उसकी शक्ति को नाश कर देना, मतलब उसकी शक्ति खत्म हो जाए। छठवीं चोट है सिर या चेहरे को का स्थायी भंगी करके देना, खराब कर देना। सातवीं अस्थ या दांत को तोड़ या देना। आठवीं चोट है कि किसी को इस प्रकार घायल कर देना कि वो 20 दिन तक अपने साधारण काम नहीं कर पाता है। तो ये 8 प्रकार की चोटों का उल्लेख है भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में। धारा आईपीसी की धारा 323 में साधारण मारपीट से संबंधित है तथा आईपीसी की धारा 325 में गहरी चोट के लिए, घोर उपाहति के लिए दंड दिया गया है तथा धारा 326 में किसी के ऊपर एसिड फेंक देना, एसिडिक हमला करना, उससे संबंधित दिया गया है। तो आइए मित्रों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन है। जो समान कार्य के समान वेतन का दिया गया है वो भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत दिया गया है? इसमें ऑप्शन है, ए है राजनीति के निदेशक तत्व, बी मूल अधिकार, सी मूल कर्तव्य, डी संवैधानिक अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीति के निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है, भाग 4 के अनुच्छेद 39D में।
महिला तथा पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका निर्धारण किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विध विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए 7, बी 5, सी 10, डी 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5। विध विरुद्ध जमाव करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विध विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है तथा धारा 142 में विध विरुद्ध जमाव का सदस्य होना तथा धारा 143 में दंड, विध विरुद्ध जमाव के खिलाफ दंड देने का प्रावधान है तथा धारा आईपीसी की धारा 145 में दिया गया है कि बिखर जाने के आदेश पर यदि विध विरुद्ध जमाव है उसको आदेश दिया जाता है कि बिखर जाओ, उसके उपरांत अगर उसमें बना रहना तो उसके लिए प्रावधान किया गया है। एक धारा 146 में बलवा करना, धारा 147 में दंड दिया गया, बलवा के लिए दंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जाति का सदस्य यदि अनुसूचित जाति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को भूमि का अंतरण करना चाहता है तो कितनी भूमि से अधिक होने पर ही अंतरण वैध होगा? तो कहने का तात्पर्य है जब कोई ऐसी व्यक्ति है अगर वो अपनी भूमि बेचना चाहता है या किसी दूसरे के नाम कराना चाहता है तो कम से कम उसके पास कितनी भूमि हो कि वो अगर अपना भूमि किसी दूसरे के नाम कराए तो वो कानूनी रूप से वैध माना जाए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 2 एकड़, बी 3 एकड़, सी 3.125 एकड़, डी 5 एकड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.125 एकड़ कम से कम ज़मीन हो तब वो अपनी ज़मीन किसी दूसरे के नाम कर सकेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रिश्वत देने वाले का उसके कथन पर अभियोजन। ऑप्शन ए हाँ किया जाएगा, बी नहीं किया जाएगा, सी स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन ए धारा 6 में, बी धारा 8 में, सी धारा 10 में, डी धारा 12 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 12 में। तो आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की मंजूरी 15 जून 2005 को मिली हुई थी तथा लोकसभा द्वारा पारित किया गया था 12 मई 2005 को। तो सूचना का अधिकार जो संबंधित है संविधान में, वो भारतीय संविधान की भाग 3 में मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19A में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 12 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है? ऑप्शन ए प्रमाणन अधिकारी, बी नियंत्रक, सी उपनियंत्रक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमाणन अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया? ऑप्शन ए स्टॉकहोम घोषणा, बी क्योटो घोषणा, सी नैरोबी घोषणा, डी कोकोयाक घोषणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टॉकहोम
इसका 8वां घोषणा। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की जो घोषणा की गई थी इसका 8वां घोषणा के अंतर्गत हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में गठित राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सोलीजे सोराबजी, बी CR ईरानी, सी PA संगमा, डी सोमनाथ चटर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमनाथ चटर्जी इसके सदस्य नहीं थे, राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग के सदस्य नहीं थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा अबाधित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? तो ऑप्शन ए जे बोंदा, बी H गार्डनर, सी हेराल्ड जे लास्की, डी अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जे बोंदा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसमें सही से दिख नहीं रहा, लेकिन इसमें यही दिया गया है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति के क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शन, 3री अनुसूची में, बी 5वीं अनुसूची में, सी 7वीं अनुसूची में, डी 9वीं अनुसूची में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में दिया गया है कि जो अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति है उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन नंबर दिया गया कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भी भाग के सम्मिलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? ऑप्शन ए राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया है। तो उसका उद्देश्य बस यही है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? ऑप्शन ए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। जो अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली है उसके अंतर्गत कार्यकारिणी का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है,
राष्ट्रपति जो होता है अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, बी सरदार पटेल, सी बी.एन. राव, डी अंबेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। तो दोस्तों मूल अधिकार जो समिति थी, ये भी बताना है क्वेश्चन कि जो मूल अधिकार समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे तथा मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए राजकिशोरी लाल गोस्वामी, बी मोतीलाल नेहरू, सी ए.पी. सिन्हा, डी तेज बहादुर सप्रू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस.पी. सिन्हा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में एस.पी. सिन्हा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किसकी याद दिलाते हैं? ऑप्शन ए संविधान में उल्लिखित राज्य के कर्तव्यों की, बी न्यायपालिका को भली प्रकार से न्याय प्रदान करने की, सी लोकतांत्रिक पद्धति के पालन हेतु प्रत्येक नागरिक के दायित्वों को, डी लोगों के कल्याण हेतु विधायिका द्वारा वित्त के निर्माण की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक पद्धति के पालन हेतु प्रत्येक नागरिक के दायित्वों को मूल कर्तव्य याद दिलाते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति के जो है पालन हेतु प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व होगा कि मूल कर्तव्य पालन करें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोई साक्षी या व्यक्ति न्यायालय के समक्ष दस्तावेज या चीज़ को पेश करने के लिए बुलाया गया लेकिन वह पेश करने से इनकार कर देता है, न्यायालय कारावास का दंडादेश दे सकता है। ऑप्शन ए 15 दिन से अनाधिक, बी 10 दिन से अनाधिक, सी 30 दिन से अनाधिक, डी 7 दिन से अनाधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 7 दिन से अनाधिक। अगला क्वेश्चन है, समन मामले तथा वारंट मामले में वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विचारण की प्रक्रिया, बी जमानत, सी गिरफ्तारी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विचारण की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, बलात्कार के मामले की सुनवाई की जाएगी। ऑप्शन ए केवल महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा, बी केवल महिला मजिस्ट्रेट द्वारा, सी किसी भी न्यायाधीश द्वारा, डी जहां तक व्यवहार हो महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो बलात्कार के मामले की सुनवाई होती है जहां तक अगर व्यवहार हो तो महिला पीठासीन न्यायाधीश द्वारा की जाए। अगला क्वेश्चन है, आशय कार्य का लक्षण हेतु जिसका स्रोत है यह कथन है। ऑप्शन ए स्टीफन का, बी बेंथम का, सी ऑस्टिन का, डी केनी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्टिन का। आशय कार्य का लक्ष्य है ये कथन ऑस्टिन का है। अगला क्वेश्चन है, का ने गर्भपात कार्य करने के लिए इरादे से एक गर्भवती स्त्री का खा को एक विषैली औषधि पिला दी। यह पाया गया कि खा गर्भवती नहीं थी। इस मामले में का ऑप्शन ए
का गर्भपात कारित करने के प्रयास का दोषी नहीं है, बी का गर्भपात कारित करने के प्रयास का दोषी है, सी का हत्या का दोषी है, डी का किसी अपराध का दोषी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, का गर्भपात कारित करने के प्रयास का दोषी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति से, बी संसद से, सी लोगों से, डी कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोगों से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(3) में, बी अनुच्छेद 15(1) में, सी अनुच्छेद 171(4) में, डी अनुच्छेद 118(4) में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 75(3) में। जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो जो मंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75(2) में किया गया है। अनुच्छेद 75(4) में राष्ट्रपति द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाना। अनुच्छेद 75(5) में दिया गया कि बिना संसद का सदस्य रहे कोई भी व्यक्ति 6 माह के लिए मंत्री पद पर हो सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर ही संसद का सदस्यता धारण करना अनिवार्य है। तो एक केस आया था तेरेश्वर सिंह वाद 2001 में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पुनः निर्वाचित नहीं किया जाएगा कि अगर मान लो कोई मंत्री हुआ सदस्य 6 माह के अंदर सदस्यता संसद की नहीं ग्रहण कर पा रहा है तो वह पुनः निर्वाचित नहीं होगा। तो ये कुछ तथ्य थे इस क्वेश्चन से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस पर प्रभावित किए जाते हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय पर, बी विधि मंत्रालय पर, सी भारत की अकादमिक निधि पर, डी भारत की संचित निधि पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संचित निधि पर। दो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते होते हैं भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद का भारत गणराज्य के राष्ट्रपतियों में इनमें से कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 14वां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, ये 14वें राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये 13वें राष्ट्रपति कौन थे भारत के, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 15A द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन ए किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन बी किसी नागरिक को, सी किसी निगम को, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी नागरिक को। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो ये अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार हैं, केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं। तो कौन कौन से दोस्तों अनुच्छेद हैं जो केवल मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 अनुच्छेद हैं केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और इससे आप अपना आकलन ज़रूर कर पाए होंगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। अगर आप 30 क्वेश्चनों में 20 क्वेश्चन का सही जवाब दे ले गए हैं तो आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। अगर आप 20 क्वेश्चन से कम जवाब दे पा रहे हैं तो आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, तब मिलते हैं अगले वीडियो में।
खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।